जरा सोचिए, देश के दो चेहरे को लेकर इस वक्त हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ महिलाओं के, बेटियों के सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण बिल पास हुआ, कानून बन चुका है। राष्ट्रपति जो खुद महिला हैं उनकी ओर से इसे मंजूरी दी गई है। जबकि दूसरा जो इसी देश का स्याह पक्ष है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का, जहां पर बेटियों को उनके ही माता पिता बीच बाजार में बोली लगा रहे हैं और उनके जिस्म के जरिए पैसे कमा रहे हैं। इसको रोका कैसे जाए? शाहज़ेह आलमी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? अगर अब तक ये कुरीतियां खत्म नहीं हो पाई, मध्य प्रदेश में सालों से आपकी सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, किसी को खबर नहीं है। शाहज़ेह आलमी जी। जी चित्रा जी, बहुत ही दुखद है ये, और ये देखा नहीं जा रहा है। मुझे लगता है दिल को झकझोरने वाला, रूह को कपा देने वाले ये दृश्य आपने दिखाए हैं। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि खुद ही के घर के माँ बाप, आपकी सगी खाला या मौसी या मामा ऐसी चीज को की इजाजत दे रहे हैं, अपनी बेटियों की बोली लगा रहे हैं। और सबसे जरूरी तो मैं कृतज्ञ भी हूं आपके स्टिंग ऑपरेशन के लिए। और मैं वाकई में, आपने जिससे पहले कहा कि इसमें क्या राजनीतिक बयानबाजी हो, ये तो हमारा जो समाज है उसके बिल्कुल कहना चाहिए बिल्कुल गिरे हुए जो मूल्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा गिरावट नहीं हो सकती किसी चीज में। तो ये उसकी कहानी बताता है। और मैं कृतज्ञ भी हूं आपके स्टिंग ऑपरेशन की प्रति, कि दिखाता है आईना हमको कि हम क्या हैं, हम क्या हो गए हैं। और मैं ये भी इसके साथ कहना चाहूंगी कि एक बहुत जरूरी चीज आपने इसमें की है। आपने इन लोगों को, ये जो दरिंदे भी नहीं कह सकते इनको, राक्षस भी नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने इन सारी इंतहाओं को पार कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने इनके चेहरे दिखाए हैं। तो अभी पहली बार समाज में ये कौन लोग हैं, ये कैसे मामा हैं, ये कैसी मासी हैं, ये कैसी माँ हैं, ये कैसे पिता और भाई हैं जो अपनी बच्चियों का ऐसा सौदा करते हैं, ये देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको पूरी तरह से दिल से धन्यवाद दूंगी कि हमें पता चल रहा है कौन है। अगर मीडिया कैमरे वहां तक पहुंच सकते हैं, दूसरी बात, प्रशासन की कार्रवाई, उनका एक्शन क्यों नहीं पहुंच सकता? यही तो बड़ा सवाल है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या देश का कोई भी हिस्सा, क्योंकि ये सिर्फ दो राज्यों की कहानी नहीं है, कई राज्यों से इस तरह की खबरें और तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। तो सवाल पलटकर आपसे पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या उसको जानकारी नहीं है? या जानकारी रहते हुए भी, क्योंकि चली आ रही है सालों से इस तरह की, गलत है, बिल्कुल रोका क्यों नहीं गया? कार्रवाई क्यों नहीं की गई? माता पिता, इसमें कितनी बच्चियां नाबालिग होंगी, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इतनी बच्चियां बिल्कुल होनी चाहिए। मैं पूरी तरह से शर्मसार हूं चित्रा जी, मैं आपसे क्या बोलूं। मतलब अगर ये हो रहा है, अगर घर के लोग कर रहे हैं, तो बाहर जो हमारा संविधान है, जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है, इसमें कितनी बच्चियां नाबालिग होंगी? इसमें नाबालिग ही बच्चे नहीं हो, कौन अपने मन से करना चाहेगा बताइए आप? तो बिल्कुल होना चाहिए इसमें कोई एफ और बट नहीं है, कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और मुझे लगता है जो लोग जहां से जो आपने इलाके दिखाए हैं, वहां के जो पुलिस थाने हैं, तो मैं इस बात को कभी यकीन नहीं करूंगी कि वहां के लॉ एंड ऑर्डर को, प्रणाली को, या वहां के पुलिस को इस बात का, और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है धड़ल्ले से, उनको खबर नहीं थी। तो मुझे लगता है वो उतने ही उनकी भी जवाबदेही उतनी बनती है। और इससे मैं मतलब इससे ज्यादा शब्द नहीं मेरे पास। अब उन लोगों की ओर से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? यही तो बड़ा सवाल है। जो बातें आपकी ओर से कही जा रही है, सरकार, प्रशासन, वहां पर जो स्थानीय थाना है, वहां के जो पुलिस वाले हैं, वहां का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, अगर उसको जानकारी है तो बेटियों को फिर भी आप दलदल में जाने क्यों देते हैं? योगिता भयाना जी, आपके पास आते हुए, बेटियों के लिए बहुत सारे कामकाज आपकी ओर से किए गए हैं। इस तरह की कुरीतियां इस देश के भीतर रही थी, हम लोगों को लगता था 1980-70 में इसको खत्म किया जा चुका है। लेकिन अगर आज की तारीख में भी माँ बाप अपनी बेटियों की बोली लगाएंगे तो बेटियों को इंसाफ कहां से मिलेगा? 24 घंटे होने को हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस ने, वहां की सरकारों ने क्या एक्शन लिया है? यह भी बड़ा सवाल है योगिता। चित्रा जी, शब्द नहीं है और बिल्कुल खून खौल रहा है। ऐसा ये सब देख के देखा भी नहीं जा रहा। मतलब पूरी बात सुनने का भी दम नहीं है कि किस तरह से वो बच्चियां कितनी असहाय हैं, क्योंकि बाहर वाले दरिंदों से तो लड़ाई कर सकते हैं, जब घर में ही आपके साथ आपके माँ बाप या आपके अंकल जिन पे आप भरोसा करके रह रहे हो, वो ही आपको मतलब सुनना भी नहीं जा रहा था। वो बोल रहे थे मुझे तो 10,000 चाहिए,
वो एक लड़की के मामा बोले मुझे तो 10,000 चाहिए, वो चाहे कितनी बार भी उसका इस्तेमाल हो। मतलब किस तरह का समाज है, और क्या हम बड़ी बड़ी बातें करें। क्या अभी आरक्षण पे आपने मतलब बधाई दी और उसमें सेलिब्रेट करने का भी मन नहीं करा, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पर क्या करें, सच्चाई तो ये है, और ये सच्चाई हम सबको मतलब पता होने के बाद भी हम असहाय हैं कि हम अपनी बच्चियों को बचा नहीं पा रहे हैं। हम कहते हैं पॉक्सो में सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि डेफिनेटली ये एक रेप की घटना है, इसको रेप बोल सकते हैं, क्योंकि नाबालिग बच्चियों को चाहे वो माँ बाप ही उसको धकेल रहे हैं, पर डेफिनेटली वो रेप की कैटेगरी में आता। इतने सारे बलात्कार रोज हो रहे हैं, नाक के नीचे तो मैं नहीं बोलूंगी, वो नाक के नीचे नहीं, हम सब बोल रहे हैं पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे। यहां मैं डिसएग्री करती हूँ। ये प्रशासन और पुलिस की साठ गांठ में हो रहा है, और वहां तक ये माफिया फैला हुआ है, और वहां तक पूरे इस जो ये पैसे की लेन देन है वहां तक जाती है, क्योंकि इसको बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हम सबको मालूम है ये सच्चाई, तो उसको खुल के बोलना चाहिए कि किस तरह का समाज है। आप बच्चियों की आबरू के ऊपर आप पैसा कमा रहे हैं, मतलब घर वाले भी मिले हुए हैं, प्रशासन भी मिला हुआ है। और अगर अभी ये बात सामने आ गई है, शुक्रिया आपके चैनल का, तो मुझे लगता है अभी प्रियांक जी भी जुड़ेंगे, और इतनी बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सुनकर तो मतलब रुका भी नहीं जा रहा कि क्या करें। इतना असहाय महसूस हो रहा है, बिल्कुल मतलब लग रहा है कि ये क्या हो गया हमें। जरा सोचिए, जब हम अपने शब्दों को बयान करने में इतने असहाय महसूस कर रहे हैं, जिन बेटियों के ऊपर ये गुजर रही होगी, उनके सारे सपने तोड़कर 12 से लेकर 15-16 साल तक की बच्चियों को उनके माता पिता, उनके भाई, परिवार के लोग जब दूसरों को बेच रहे होंगे, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और वो तो अपनी पीड़ा किसी और से व्यक्त भी नहीं कर सकती, क्योंकि परिवार के ही लोग हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो फिर बेटियां इंसाफ के लिए किसके पास जाएं। विक्रम सिंह जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। पुलिसिया साठ गांठ है क्या, जैसा कि योगिता भैया यहां पर बता रही हैं? ऐसा तो संभव नहीं है ना कि वहां की पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं हो, और अगर जानकारी है उसके बावजूद ये हो नहीं दिया जा रहा है। चित्रा जी, आपको और सभी विदुषी पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार और नमन। मैं आप सबकी वेदना में सम्मिलित हूं और आपकी वेदना को समझ रहा हूं। मेरे पास शब्द नहीं व्यक्त करने को अपनी हार्दिक पीड़ा को लेकर के। लेकिन जो प्रश्न योगिता जी ने और आपने उठाया है, निसंदेह ये कलंक, इसके बराबर के हिस्सेदार माता पिता, मामा मौसी तो जो हैं, जैसा शाजिया जी ने फरमाया है। लेकिन पुलिस ये संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फलता फूलता तभी है जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मिली भगत हो और बराबर के हिस्सेदार हो। बिना हिस्सेदारी के ये अनुकंपा के आधार पर अपराध नहीं होते हैं, ये मौन मूक स्वीकृति, मूक सहमत से नहीं होते हैं, ये होते हैं बराबर की हिस्सेदारी से। और ये शर्म आनी चाहिए जिन्होंने वर्दी पहनी है, जो शासन प्रशासन से तनख्वाह लेते हैं और बच्चियों का सौदा वहां हो रहा है। क्या अपनी बच्ची उनको दिखाई नहीं पड़ी जब इस तरीके के जघन्य कृत्य उनके सामने हो रहे हैं, ये पाशविक कृत्य हो रहे हैं? आपने सही कहा, इन्हें तो रावण, हिरण्यकश्यप, जरासंध को भी शर्मिंदा कर दिया इन लोगों ने। तो चित्रा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके स्टिंग ऑपरेशन में 3 बातें साफ हो गई। पॉक्सो एक्ट और धारा 363, 366 आईपीसी, इसका अपराध पंजीकृत होना चाहिए। जिनके बयान आए हैं उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन मान करके अपराध पंजीकृत करके ऐसी कार्रवाई हो जो कि एक नजीर बने, और जिनको जरा से भी शर्म होया हो वो ये तो पद से इस्तीफा दें, जैसा सरकार उनको बर्खास्त करे। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये मौजूदा वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि अगर इसको यहीं पर नहीं रोका गया तो जरा सोचिए फैलते फैलते न जाने कितने घरों को यह अपनी चपेट में ले लेगी। सुजाता पांडे जी, मैं अब सीधे आपके पास आती हूं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर तो यहां पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। सरकार जिस दिन चाह लेगी उस दिन इन कुरीतियों को वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा, फिर सरकार क्यों नहीं चाहती है? देखिए चित्रा जी, पहले तो इंडिया टुडे आपको और आपके साथी पत्रकारिता को ऐसी साहसिक पत्रकारिता करने के लिए मेरा नमन है, क्योंकि बहुत समय ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस में पत्रकार के जान को भी खतरा होता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जो आपका सवाल है और ये जो आपका शीर्षक भी था कि बेटियां बिकेंगी कब तक, तो तब तक बिकेंगी चित्रा जी जब तक पॉलिटिकल विल या राजनीतिक इच्छा शक्ति का भयंकर अभाव खत्म नहीं होता। और ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता चित्रा जी, तो आईपीसी 370 को एनएपी में कोई अपडेट अभी तक क्यों नहीं है, जिसके अंदर में पीड़िता को प्रूव करना पड़ता है कि उसके साथ बल प्रयोग हुआ है, उसके साथ उत्पीड़न हुआ है। ये वैसा ही है जैसा रेप के लिए 2 फिंगर टेस्ट हुआ करता था। ये वैसा ही है जैसा कि डेटा बताता है कि 28 राज्य और 8 यूटीज में से 22 राज्यों में चित्रा जी बंधुआ मजदूर, जो कि तस्करी का एक बहुत
जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा एंगल है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। वहां पे किसी भी तरह के जो सरकारी अधिकारी है उनके संलग्न होने पे जो सवाल उठाए गए उन पे भी ना कोई कभी जांच बैठी है, ना कोई इसकी रिपोर्ट आई है, ना ही उसकी कोई प्राथमिक जांच भी की गई है। तो ये दिखाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का कितना अभाव है। दूसरा, 1976 से लेके आज तक चित्रा जी, हमने सिर्फ बंधुआ मजदूर जो होते हैं, जो लड़कियां बेच दी जाती हैं, और वो चाहे वो वेश्यावृत्ति में होती हैं या फिर वो बॉन्डेड लेबर्स की तरह काम करती हैं, सिर्फ 3,13,962 लड़कियों को हमने रेस्क्यू किया है, जबकि उनकी संख्या तकरीबन 80 लाख बताई जाती है। 80 लाख चित्रा जी। उसके बाद हर राज्य में चुनाव होते हैं। आप मुझे एक राज्य बताइए जहां पे महिला सुरक्षा का मॉडल उस चुनाव का विषय है। हम महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 2,000 रुपए और 3,000 रुपए अकाउंट में जरूर दे देते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए मॉडल कैसा हो कि कोई राज्य नहीं, सिर्फ 30 सेकेंड, बस राइड फ्री जरूर देते हैं, लेकिन उसी बस में महिला का रेप ना हो, इसकी उसकी जानकारी या उसकी बात एक राज्य का नहीं करता। ये हर एक राज्य की बात है, और ये कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि महिलाएं सिर्फ सरकार का एक इकबाल होता है, पुलिस प्रशासन का एक डर होता है। दोनों ही राज्यों को उठाकर देख लें, इन लोगों के भीतर किसी का भी डर दिखाई नहीं देता है। सारा शाह हलीम जी, सीधे आपके पास आते हुए, नाबालिग बच्चियां हैं ये, 12, 13, 14 साल इनकी उम्र है, जिनको बेचने का काम उनके माता पिता या फिर रिश्तेदारों की ओर से किया जा रहा है। पॉक्सको एक्ट है, तमाम तरह की दूसरी धाराएं लगी हैं, लेकिन अभी तक ढाक के 3 पात वाली स्थिति क्यों बनी हुई है? और जो बात की बाकी मेहमानों की ओर से जो बातें कही गई हैं, उस पर भी आपकी टिप्पणी। कौन है जिम्मेदार इसके लिए सीधे तौर पर? जी, तो चित्रा जी, जब तक राजनीतिक इच्छा ऐसी घटनाओं को समाप्त नहीं करेगी, तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी नहीं, बल्कि बढ़ती चली जाएंगी। अभी आप देखिए, हाल में एक बहुत बड़ा एक रेस्क्यू मिशन हुआ, जहाँ पे 1600 बच्चियों को ट्रैफिकिंग से बचाया गया, और उसमें आरपीएफ भी शामिल था। तो अभी हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि हम लोग जो है टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस हो गए, तो निगरानी रखनी चाहिए, रेलवे की पूरी मैपिंग होनी चाहिए, और जितने भी यहाँ पे जो ट्रैफिक कंट्रोल है वहां पे मैपिंग होनी चाहिए। तो ये निगरानी रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की बात करें, तो कड़ी निगरानी क्यों नहीं रख रहे हम लोग, एक विजिलेंस क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि यहाँ पे बच्चियां अगर ट्रैफिक हो रही है जिसमें रिश्तेदार माँ बाप भी शामिल है, तो ये लानत की बात है। यहाँ पे नागरिक पे एक लानत होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग दोष तो राजनीतिक दल पे देते रहते हैं, लेकिन घर में क्या चल रहा है, यही तो सवाल है ना। जी, खरीदार है, सामाजिक तौर पर एक बड़ी आबादी ऐसी भी तो है जो छोटी छोटी बच्चियों का सौदा करने के लिए पहुंच रही है। कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। जो लोग खरीदार हैं, उन बेचौलियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और माता पिता अपने बच्चों को अगर गंदे धंधे में धकेल रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पास ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है। आप जरा सोचिए, एक महीने के लिए 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं अपनी बच्चियों के, एक दिन के 10,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। सारा शाह हलीम जी, आदत से पड़ गई है उन लोगों को, ऐसा लग रहा है। ये हमारे समाज की जो स्थिति है, ये पूरे विश्व में, एक मिनट मैं खत्म कर दीजिए, ये जो हमारे समाज की जो छवि जा रही है, ये पूरे विश्व में ये बहुत ही दर्दनाक छवि और बहुत ही गंदा घिनौना छवि जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग विमेन एम्पावरमेंट, हम लोग औरतों की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, जो खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे घर के माँ बाप सौदा कर रहे हैं, खुले बाजार में बच्चियों को बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ, ये जो नेक्सस, या कोई भी सांसद, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता अगर ऐसी घटनाओं और ऐसे गंदे व्यापार में शामिल है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए और अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कैसे तय की जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा कैसे सुनाई जाएगी? जब स्टिंग ऑपरेशन आएगा उसके बाद सरकार जागेगी, उसके पहले क्या सरकार का कोई इकबाल नहीं है? मुझे लगता है विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आते हुए, बार बार कहा जाता है कि पुलिस का एक डर होता है, बहुत सारी चीजें खाकी वर्दी वालों को देखकर ही नहीं होती है समाज के भीतर, लेकिन यहां पर तो डर नाम की भी कोई चीज नहीं है। पुलिसिया कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़े ताकि चाहे वो माँ बाप हो, देखिए ऐसे माँ बाप के ऊपर भी शर्म आती है
जो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को पैसे के लिए इस गंदे धंधे में धकेल रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है, उनको आदत पड़ गई है। 3-3 लाख रुपए एक महीने के वसूली जा रहे हैं अपनी बच्चियों के शरीर के बदले। विक्रम सिंह जी, पुलिसिया कार्रवाई क्या होनी चाहिए? चित्रा जी, डर तो तब होगा जब पुलिस का काम करे। जब रक्षक ही भक्षक का काम करेगा तो कैसा डर। जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का। जब बराबर की हिस्सेदारी है इस घृणित अपराध में तो डर काहे का। ये तो मिलजुल करके एक अपराध किया जा रहा है, मिलजुल करके बेटियों का सौदा किया जा रहा है। डर वहां होता है जहां पुलिस काल बल करके खड़ी हो जाए, अपराध किया और हमने मिट्टी में मिलाया। यहां दिखाई ये पड़ रहा है संगठित अपराध। आपने 5 केस बताए, लाखों का वारा न्यारा घंटों में हो गया, और जहां करोड़ों का वारा न्यारा हो तो ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी, मैं बड़ा निराश और हताश हुआ ये देख करके कि इस जघन्य अपराध में, संगठित अपराध में शासन प्रशासन के सम्मिलित होने की पूरी संभावना है। अब पुलिस के नेतृत्व की ये जिम्मेदारी है, समाज की ये जिम्मेदारी है कि जीरो टॉलरेंस प्रदर्शित करते हुए ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध वही सजा होनी चाहिए जो शीर्षस्थ अपराधी की होती है। बल्कि अपराधी से ज्यादा मैं कहूंगा, न केवल विभागीय कार्रवाई बल्कि जेल की सजा भी होनी चाहिए और तत्काल सेवा मुक्त होना चाहिए।